तो गाइस अब तक हमने देखा जिनवू हान और व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ रेड गेट में फंस जाता है, जहाँ पर वो लोग दो ग्रुप्स में बट जाते हैं और उन पर आइस बियर्स हमला कर देते हैं। पर जैसे कि आपको पता ही है जिनवू के सामने तो कौन टिकने वाला है, तो इसलिए वो सारे आइस बियर्स को मार डालता है और यहाँ दूसरे ग्रुप की तो लंका ही लग जाती है, क्योंकि आइस एल्व्स आकर उन सभी को खत्म ही कर देते हैं और उनका लीडर किम दुम दबाकर भाग ही निकलता है। और अब आगे तो गाइस जैसे कि आपको पता कि अब जिनवू शैडो मोनार्च बन चुका है और किसी की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपना गुलाम बना सकता है, तो यहाँ पर भी जिनवू कुछ ऐसा ही करता है और आइस बियर्स की शैडोज को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। तब यहाँ बेक 3 घंटों से अपनी टीम के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है और डोंगसो भी बाहर खड़ा खड़ा बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है, क्योंकि वो आया तो जिनवू को मारने था, पर अब तो वो खुद ही रेड गेट के अंदर नहीं जा पा रहा, जिस वजह से उसे लगता है कि उसके वहाँ रहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। पर उसे एक बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है कि अगर जिनवू ई रैंकर है तो आखिरकार वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के सी लेवल वाले डंजन में क्यों गया, जिसके बारे में वो बेक से पूछने लगता है। तब व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजर उसे गुमराह करने लगता है और उसे कहता है कि जिनवू तो उसका दोस्त है जो कि बस वहाँ पर सी रैंक के गेट को देखने आया था और इसी वजह से वो अंदर चला गया। पर इस बेचारे को कौन समझाए कि इसके सामने इसका बाप खड़ा है। तब डोंगसू उसका गला पकड़ लेता है, पर तब बेक अपने मैनेजर को बचाने आ जाता है और तब वो एस रैंक हंटर्स आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाइस ये सीन तो सच में कमाल का था, क्योंकि उनके ऑरा को देखकर तो सबकी फटनी स्टार्ट हो गई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी दो एस रैंकर्स आपस में लड़ते हैं तब वो पूरी की पूरी सिटी को ही तबाह कर देते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को मुक्का मारने लगते हैं, पर हंटर एसोसिएशन का सेक्रेटरी चैड बनकर उन दोनों को बीच में ही रोक लेता है और उन्हें बताता है कि उसने खुद जिनवू का टेस्ट लिया था, जिससे कि उसे पता चला था कि जिनवू की रीअवेकनिंग नहीं हुई है और वो अभी भी ई रैंक हंटर है। तब डोंगसो भी उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि जिनवू जैसा छोटा मोटा कीड़ा उसके भाई को नहीं मार सकता, तो ये काम पक्का यो नहीं किया होगा। पर गाइस हम सबको सारी असलियत पता है, क्योंकि जिनवू ने तो उसे मच्छर की तरह ही मसल दिया था। तब वो डोंगसो से पूछता है कि अगर उसे इसके बारे में पहले से पता था तो वो जिनवू को मारने क्यों आया है। पर हम देखते हैं डोंगसो तो वहाँ पर बस मजे करने आया होता है और उसे बस किसी को मारने का एक रीजन चाहिए था, जो कि उसके भाई की मौत ने उसे दे दिया है। पर बेचारे को क्या पता कि ये मजा उसके लिए सजा बनने वाला है। तब यहाँ किम आइस बियर्स को मरा हुआ देखकर बावला हो जाता है और उसे लगता है कि इन सभी बियर्स को आइस एल्व्स ने मारा है, जिस वजह से वो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी उसे दूसरे ग्रुप के साथी पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तब वो सोचता है कि इन जैसे फालतू से लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग मर रहे थे, जिस वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और अपनी साथियों का मौत का जिम्मेदार उन सभी को ठहराने लगता है। और उसे ये भी लग रहा होता है कि खाने पीने और बाकी सभी चीजों के पीछे पाक का हाथ है। तब वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी जिनवू आकर उसके सिर पर अपना हाथ रख देता है और वो उड़ता उड़ता दूर जाकर गिरता है। बेचारा पहले ही काफी मार खा के आया था और अब अपने साथियों से भी पिट रहा है। तो गाइस ये बात सच है, कर्मा इज रियल। तब जिनवू को एहसास हो जाता है कि आइस एल्व्स इनविजिबल होकर उसका पीछा करते वहाँ आ गए हैं, जिस वजह से वो उन सभी को सामने आने के लिए कहता है। तब आइस एल्व्स का लीडर बारुका कहता है, मुझे तो लगा था कि बस यहाँ पर कचरा ही आया है, पर तुम तो काफी कमाल के लग रहे हो। तब हम देखते हैं जिनवू उन आइस एल्व्स की बातों को समझ पा रहा होता है और उनसे बातें भी कर पा रहा होता है, जिसे देखकर उसके साथी तो हैरान ही हो जाते हैं। तब जिनवू सोचने लगता है कि ये सब कुछ क्या सिस्टम की वजह से हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल हंटर्स के पास तो ऐसी कोई पावर है ही नहीं और शायद प्लेयर बनने की वजह से उसके पास ऐसी पावर आ गई है। और तब हम देखिए एक आइस एल्व्स कुछ ज्यादा ही चौड़ कर रहा होता है और जिनवू को लड़ने के लिए पुकार रहा होता है, पर जिनवू उसका गला काटकर उसकी चौड़ निकाल देता है। बेचारा लड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला था, पर जिनवू ने तो उसका मजाक ही बना दिया। तब जिनवू बारुका पर भी हमला कर देता है, पर बारुका तो एल्व्स का लीडर है ना, तो इतनी आसानी से तो मरेगा नहीं और वो बड़ी आसानी से जिनवू के हमले से बच जाता है। तब बारुका जिनवू से पूछता है कि वो तो इंसान है नहीं, तो आखिरकार वो इंसानों को बचा क्यों रहा है। तब उस टाइम आपको ही नहीं बल्कि जिनवू को भी शौक लगता है, क्योंकि अब तक तो वो सोच रहा था कि वो इंसान है और वैसे ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जैसी पावर्स अब जिनवू के पास आ गई है वैसी पावर तो किसी हंटर के पास भी नहीं थी। बाकी गाइस अगर आपने मांगा पढ़ रखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसे स्पॉइल मत करना, क्योंकि कई लोगों को ना एनीमे देखने में ज्यादा मजा आता है। तो अगर आप सब कुछ नीचे ही बता दोगे तो एनीमे देखने में इतना मजा नहीं आने वाला। तब बारुका जिनवू को बताता है कि वो उसे इंसान इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उसे हमेशा ना एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे इंसानों को मारने के लिए कहती है। पर जिनवू के सामने आते ही वो आवाज आनी बंद हो गई है और जिनवू को भी लगता है कि शायद ये सब कुछ सिस्टम कर रहा है।
तब बारूका कहता है कि अगर तुम इंसानों को मेरे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। तब जिनवू बारूका से उसके बारे में पूछने लगता है और उनके इंसानों को मारने के पीछे के कारण को पूछने लगता है। पर हम देखते हैं बारूका के कुछ कहने से पहले ही वो कैसेट की तरह रिवाइंड हो जाता है और फिर से जिनवू को ह्यूमंस को अपने हवाले करने के लिए कहता है। वैसे गाइस यहाँ पर ना मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। तब मैंने सोचा कि शायद इसके पीछे भी सिस्टम का ही हाथ हो सकता है कि सिस्टम जिनवू से कोई चीज छुपा रहा है और वो क्या चीज है शायद हमें आगे जाकर पता चल जाए। और वैसे भी हमने पहले भी देखा है कि जिनवू को ट्रेन करने के लिए सिस्टम उसे अलग अलग टास्क देता रहता है और जैसे जैसे वो अपने अपोनेंट्स को हराता जाता है वैसे वैसे उसका लेवल भी अप होता जाता है। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम किसी तरह गेट्स के साथ कनेक्टेड हो और जो ये रेड गेट में कन्वर्जन हुई है ये भी सिस्टम ने ही की हो। तब जिनवू ह्यूमंस को उसे देने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से बारूका अपनी आर्मी को दिखाकर उसे डराने की कोशिश करने लगता है। पर उस बेचारे को क्या पता था कि उसके सामने साक्षात शैडो मोनाज खड़ा है और तब वो अपनी आर्मी दिखाने लगता है, जिसे देखकर जिनवू के साथी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तब बारूका इस लड़ाई के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और हम देखते हैं आइस एल्व्स और शैडोज की आर्मी आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब जिनवू के साथियों को भी समझ आ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर इस लड़ाई के अंदर रहे तो वो कीड़ों की तरह मसले जाएंगे, जिस वजह से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और आइस एल्व्स उन पर अपने तीरों से हमला कर देते हैं। पर हमारा हीरो अपने साथियों को कैसे मरने दे सकता है। तब जिनवू उन्हीं के तीर को हवा में पकड़कर उन्हीं में घुसा देता है। पर बारूका को देखकर जिनवू को एहसास हो जाता है कि अगर वो इग्रिस के साथ मिलकर भी लड़ेगा तब भी वो बारूका को नहीं हरा सकता, तो इसलिए उसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी कॉम्बैक्ट पावर उससे भी ज्यादा हो। तब बारूका और जिनवू आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जिनवू अपनी मैजिशियन शैडोज की मदद से उसके ऊपर आग का गोला ही फेंक देता है। पर हम देखते हैं इससे बारूका को कुछ नहीं होता और यहाँ किम भी अपने होश में आ जाता है। तब बारूका और किम जिनवू की तरफ बढ़ने लगते हैं। वैसे यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अगर जिनवू बीच में से हट जाए तो ये दोनों तो आपस में झपिया पपिया करने लग जाएंगे। तब जिनवू को एक आइडिया आता है और वो इग्रिस की मदद से अपने आसपास एक बर्फ का कैमाफ्लोगी बना देता है, जिसके जरिए वो इग्रिस की मदद से किम को मार डालता है और उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके एक आयरन नाम की शैडो बना लेता है। तब आयरन बारूका के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी दहाड़ से उसे लड़ने का आह्वान देता है, जिसे बारूका इग्नोर नहीं कर पाता और आयरन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब बारूका को आयरन के साथ लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो लड़ने के लिए जिनवू और इग्रिस को भी बुला लेता है। पर बेचारे को क्या पता था कि उसकी ये कितनी बड़ी भूल है, क्योंकि जिनवू अपने डैगर से उस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है और अपनी ब्लीडिंग और पॉइजन की पावर को एक्टिवेट कर देता है। पर बारूका ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती, क्योंकि वो जिनवू के अटैक को अपने इंपॉर्टेंट पार्ट से दूर कर लेता है, जिससे कि उसे ज्यादा चोट नहीं आती है। पर हम देखते हैं बेचारे की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब होती है, क्योंकि जिनवू की शैडोज उसके सारे साथियों को मार चुकी होती है। तब जिनवू भी लाइक क्या कह रहा था कि तुम्हारी आर्मी मुझसे ज्यादा बड़ी है। तब बारूका गुस्से में आकर जिनवू पर हमला कर देता है और जिनवू अपने हथियार को उसकी तरफ फेंकता है, पर बारूका उसके हमले को डॉज कर लेता है। तब जिनवू अपने हथियार को रूलर हैंड की मदद से वापस बुला लेता है, जिस वजह से बारूका का हथियार टूट जाता है। तब जिनवू आयरन की मदद से बारूका को पकड़ लेता है और जिनवू के मैजिशियंस बारूका पर हमला कर देते हैं, पर बारूका को कुछ नहीं होता और वो आयरन के टुकड़े टुकड़े करके फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर जिनवू गायब होकर उसे डैगर मार देता है और आयरन की मदद से उसे क्रश कर देता है। तब जिनवू हमेशा की तरह लेवल अप हो जाता है और आयरन बारूका को बच्चे की तरह मारना स्टार्ट कर देता है। तब जिनवू सोचता है कि अगर इसका हाल अभी ऐसा है तो आगे जाकर इस बच्चे को मैं कैसे संभालूंगा। तब जिनवू उसे डांटने लगता है, जिस वजह से वो चुप हो जाता है और जीत की खुशी में मैजिशियंस के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं बाहर जाने का गेट खुल जाता है, पर जिनवू बारूका की शैडो को अपना गुलाम बनाना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर अराइज का यूज करने लगता है। पर अगर आपको याद होगा तो जिनवू बस उन्हीं लोगों की शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है जो कि उससे कमजोर होते हैं, पर यहाँ पर बारूका उससे ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से जिनवू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता और तब वो उसका डैगर ही उठा कर ले आता है। तब जिनवू और उसके साथियों को बाहर आता हुआ देखकर मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो गेट बंद हो जाता है। तब बेक ये देखकर हैरान हो जाता है कि सिर्फ कमजोर हंटर्स ही गेट से बाहर आ पाए हैं, जिसके बारे में वो जिनवू से पूछने लगता है। तब जिनवू कहता है, अभी मेरे पास इन सभी चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो इसलिए अपनी गिल्ड के मेंबर से इस बारे में पूछ लो। जिसे सुनकर बेक की ईगो को ठेस पहुंचती है और उसे लगता है कि एक ई रैंकर एस रैंकर को ऐसे कैसे कह सकता है, और तब वो अपनी पावर दिखाकर जिनवू को रोकने लगता है। पर जिनवू उसे बड़े प्यार से पीछे हटने के लिए कहता है और उसे इस बात का शुक्रिया करने के लिए कहता है कि उसने उसके 2 साथियों को बचाया है। तब बेक इसके लिए जिनवू का शुक्रिया अदा करता है और अपने मैनेजर को किसी भी कीमत पर जिनवू को अपनी गिल्ड में लाने के लिए कहता है।
तब जिन्वू अपनी 75 लाख की रूबिकॉन में हान को घर छोड़ देता है। अब इसे देखकर तो लग रहा है हम भी हंटर ही बन जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। तब घर जाकर जिन्वू सोचता है कि उसने तीसरी बार ह्यूमंस को मारा है, जिस वजह से उसे थोड़ा सा गिल्ट फील होने लगता है। और अगले दिन यो जिन्वू को अगले मिशन के लिए बुलाने आ जाता है, जहाँ पर जिन्वू हान को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। और हम देखते हैं हान भी जिन्वू पर पूरी तरह से फिदा हो चुकी होती है। तब वो दोनों रात के बारे में बात करने लगते हैं, जिसे सुनकर यो को तो झटका ही लग जाता है, क्योंकि उनकी बातों से उसे लग रहा होता है कि हान और जिन्वू पूरी रात एक साथ थे। और तभी यो जिन्वू को समझाने लगता है कि हान अभी अंडर एज है, पर जिन्वू भी कहता है तो फिर क्या हो गया। और यहाँ बेचारे यो का तो सर्किट फ्यूज ही हो जाता है। वो बेचारा भी सोच रहा होगा कि किसी को तो मेरे लिए छोड़ दो। तब जिन्वू अपने शैडोज की मदद से उस डंजन को चुटकियों में ही क्लियर कर देता है, जिसे देखकर यो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पिछला सीजन याद हो तो उस टाइम जिन्वू शैडो मोनार्च बनने के बाद यो के साथ तो मिला ही नहीं था, जिस वजह से यो को शैडोज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और वो यहाँ पर ये देखकर हैरान हो रहा है कि जिन्वू अब कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जिन्वू अपनी शैडो आर्मी के जरिए ही मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा कर रहा है, जिस वजह से यो को लग रहा है कि अब जिन्वू को तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। पर जिन्वू की शैडोज उसका मन रखने के लिए उसे थोड़े से मैजिक स्टोन्स दे देते हैं। तब यहाँ कुछ अमेरिकन हंटर्स को एक डंजन में एक अजीब सा इंसान मिलता है, जो कि घर जाने की बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसकी आंखें भी हंटर्स की तरह चमकने लगती हैं। तब यहाँ जिन्वू और यो पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 19 क्वेस्ट को पूरा कर लिया होता है, जिस वजह से यो अब गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो गाइस, अगर आपको याद ना हो तो यो ने जिन्वू को इसलिए रिक्रूट किया था ताकि वो अपने फादर के गिल्ड को हासिल कर सके और अपने फादर को ये दिखा सके कि वो अपने भाई से कितना ज्यादा काबिल है। और अब जब यो गिल्ड मास्टर के लाइसेंस को लेने के काबिल बन चुका है, तो अब वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। तब यो जिन्वू के आगे के प्लान्स के बारे में पूछने लगता है। तब जिन्वू उसे बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी काम से कहीं जा रहा है। पर यो इस बात को तो अपने दिल पर ही ले लेता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिन्वू को तो अब उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो उसे इग्नोर कर रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसे कभी भी अपने बड़े भाई से प्यार नहीं मिला होता। पर जिन्वू ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसका ध्यान रखा होता है, जिस वजह से वो जिन्वू को अपना बड़ा भाई समझने लगता है। और हम देखते हैं जिन्वू भी उसे अपना छोटा भाई बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से यो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब यहाँ अमेरिकन हंटर एसोसिएशन ने उस अजीब से बंदे को पकड़ रखा होता है, और उस पर्सन के अकॉर्डिंग वो 10 साल पहले एक गेट के अंदर फंस गया था और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। पर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे फाइनली बाहर आने का मौका मिला है। और यहाँ अमेरिकन हंटर एसोसिएशन को लग रहा होता है कि 10 साल गेट के अंदर रहने के बाद शायद अब वो ह्यूमन भी नहीं रहा है, तो इसलिए वो उसके साथ बात करने के लिए डोंग सू को वापस बुला रहे होते हैं। तब जिन्वू जिना को अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का कहकर वहाँ से चला जाता है, और जीना भी उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कह रही होती है। पर उसे क्या पता, हमारा भाई तो आर्मी जोड़ने में लगा हुआ है। तब हम देखते हैं जिन्वू डीमन कैसल में वापस आ गया होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जिन्वू अपनी माँ की बीमारी को दूर करने के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढ रहा है, और उसे बनाने के सारे एलिमेंट्स उसी डीमन कैसल में है। पर पिछली बार जिन्वू का रैंक कम होने के कारण वो वहाँ पर थोड़ा सा लड़के वापस आ गया था, पर अब तो वो अलग ही लेवल तक पहुँच चुका है, जिस वजह से वो दोबारा से डीमन कैसल में वापस आया है। तब जिन्वू कैसल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे 10,000 डीमन सोल्स को इकट्ठा करने का क्वेस्ट आता है, और जिन्वू इसके लिए तैयार हो जाता है। तब यो गिल्ड मास्टर के लाइसेंस को हासिल करने के बाद अपने फादर को उस गिल्ड को अपने हवाले करने के लिए कहता है, क्योंकि उसका भाई उस गिल्ड का मास्टर किसी बाहर वाले को बनाना चाह रहा होता है, जिससे कि कंपनी को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। पर हम देखते हैं यो के फादर ने उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि यो ने गिल्ड मास्टर का लाइसेंस जिन्वू की मदद से हासिल किया है, और वो फिर भी यो को गिल्ड देने के लिए मान जाते हैं। पर उसे सबसे पहले जिन्वू को रिक्रूट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि रेड गेट के इंसिडेंट के बाद अब व्हाइट टाइगर गिल्ड भी जिन्वू के पीछे पड़ गया है, और क्योंकि जिन्वू इतना ज्यादा डिमांड में आ चुका है, तो उसके फादर चाहते हैं कि जिन्वू उनके गिल्ड को ज्वाइन करके उनकी रेपुटेशन बढ़ाए, और यो इस चीज के लिए मान जाता है। तब यहाँ जिन्वू एक एक करके डीमन सोल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, पर वो उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि सिस्टम ने उस चीज को बंद कर दिया होता है। तब जिन्वू को सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिशन मिल जाती है, और क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो जिन्वू अपनी आइस बियर की शैडो के ऊपर बैठकर उसकी सवारी करने लगता है, और उसे आइस बियर की रियल पोटेंशियल के बारे में पता लगता है, जिस वजह से वो उसका नाम टैंक रख देता है। तब यहाँ चा अपने और हंटर चॉय की बातों को याद कर रही होती है,
जिन्होंने जेजू आइलैंड की उड़ने वाली चींटियों के बारे में बताने से किसी को भी मना किया होता है, क्योंकि इससे पब्लिक बहुत ज्यादा डर सकती है। और अब वो पावरफुल हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो उन सभी को संभाल सके। तब यहाँ जिन्वू एक एक करके हर एक फ्लोर को क्लियर करने लगता है और वो टावर 100 फ्लोर्स का होता है, जहाँ पर उसे फ्लोर के हिसाब से ताकतवर मॉन्स्टर्स मिलते रहते हैं। और वो डीमन सोल्स को इकट्ठा करते करते 50th फ्लोर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे पहला ऐसा मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम रेड कलर में शो हो रहा होता है। तो गाइस, अगर आपको याद ना हो तो सिस्टम मॉन्स्टर्स के नाम अलग अलग तरीके से शो करता है, जिसमें अगर मॉन्स्टर का नाम व्हाइट कलर में हो तो वो मॉन्स्टर जिन्वू से कमजोर होता है। अगर वो ऑरेंज कलर में हो तो उसका लेवल जिन्वू के बराबर होता है, और अगर उस मॉन्स्टर का लेवल जिन्वू से ज्यादा हो तो उसका नाम रेड कलर में होता है। और तब जिन्वू उस मॉन्स्टर की आर्मी के साथ लड़ने के लिए अपनी आर्मी को भेज देता है। और क्योंकि जिन्वू की इंटेलिजेंस बढ़ चुकी होती है तो उसके सोल्जर रखने की और मैजिकल पावर की कैपेसिटी भी बढ़ चुकी होती है। तब वो मॉन्स्टर एकदम से उठकर जिन्वू की शैडोज पर हमला कर देता है, जिस वजह से जिन्वू को गुस्सा आ जाता है और वो एक मुक्के से उस मॉन्स्टर को उड़ा देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और जिन्वू पर हमला कर देता है। पर जिन्वू आयरन की शील्ड को लेकर अपने आप को बचा लेता है और सही मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। पर इतना मोटे होने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर साकामोटो की आत्मा आ गई है। तब जिन्वू उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए उसके गुस्से का फायदा उठाता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर दीवार में जा टकराता है और जिन्वू उसके गले पर हमला करके उसे मार डालता है। तब यहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजर जिन्वू को ढूंढ रहा होता है, पर उसे जिन्वू की लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा होता। और यहाँ डोंगसो उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, पर वो आदमी उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं है। तब वो पर्सन डोंगसो को बताता है कि डंजन, गेट्स और मैजिक बीस्ट तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली तबाही तो अभी आने वाली है और वो पर्सन उसी को रोकने वहाँ आया है। और अगर सारे हंटर्स इकट्ठे भी हो जाएंगे तब भी वो उस ताकत को नहीं रोक सकते। तब हमें एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि उस बंदे का असली नाम संग हवान होता है और वो जिन्वू और जीना का फादर होता है, जिसे देखकर डोंगसो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिन्वू के बाप को बताता है कि उसका बेटा मर चुका है, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ जाता है। और यहाँ जिन्वू एक ही झटके में अपने अगले दुश्मन का सिर भी काट देता है, जिस वजह से उसका लेवल अप हो जाता है। तो अगर आपको याद हो तब आपको पता होगा कि जब भी दो एस रैंकर्स आपस में लड़ते हैं तब बहुत ज्यादा तबाही होती है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होता है, जहाँ पर जिन्वू के फादर ने पलक झपकते ही डोंगसू को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया होता है। और यहाँ पर 75th फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते जिन्वू का सारा खाना खत्म हो चुका होता है, जिस वजह से वो वापस जाने का प्लान करता है। तब यहाँ जिन्वू को अलग अलग मॉन्स्टर से अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिले होते हैं, जिससे कि उसके स्टैट्स बढ़ सकते हैं। और उसे सिस्टम से ये भी पता चलता है कि अभी भी एक बॉस लेवल मैजिक बीस्ट बाकी है, जिससे कि उसे एक और आर्टिफैक्ट मिल सकता है। तब जिन्वू को एक ऑर्ब भी मिला होता है, जिसे वो अपने मैजिक सोल्जर्स को देने के बारे में सोचता है, क्योंकि उस ऑर्ब से उनकी मैजिकल पावर डबल हो सकती है। और कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स से जिन्वू को एक और की मिलती है, जिसके बारे में सिस्टम उसे कुछ भी नहीं बताता। पर जिन्वू को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर तो वो बस एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेने आया होता है, जिसे बनाने के लिए उसके पास वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट और एको फॉरेस्ट वाटर मिल चुका होता है। पर अभी भी एक मटेरियल बाकी होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।